प्रिय विद्यार्थियों, पिछली बार हमने बातचीत की थी वो तुलनात्मक लोक प्रशासन के अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र के बारे में बात की थी। अब हमारा जो प्रमुख जो चीज़ है कि अब तुलनात्मक लोक प्रशासन की जो चुनौतियाँ हैं, तुलनात्मक लोक प्रशासन के समक्ष दो प्रकार की चुनौतियाँ हैं। एक तो पहली चुनौती उसके क्षेत्र को लेकर के है, स्कोप, कि तुलनात्मक लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है, या किन व्यवस्थाओं का इसमें अध्ययन अध्यापन किया जाना चाहिए, या किन व्यवस्थाओं की यहाँ पर सामान्य सिद्धांत खोजने की बात चर्चा की जाती है। तो जब बात आती है कि क्षेत्र की, तो ये बात आती है कि वह एक समान संस्कृति हो अध्ययन का क्षेत्र, या अध्ययन का क्षेत्र संकर संस्कृति हो, या मित्र संस्कृति हो, या राष्ट्रीय या क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन अध्यापन किया जाना चाहिए। तो ये सबसे प्रमुख विषय है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन का जो अध्ययन है, वो अध्ययन का जो क्षेत्र है वो क्या होना चाहिए कि समान संस्कृति, एक जैसी संस्कृति वाले देशों के बीच में अध्ययन किया जाना चाहिए। जैसे यूरोप के देशों का केवल आपसी अध्ययन किया जाना चाहिए। संकर संस्कृति का तात्पर्य है कि यूरोप और एशिया का अध्ययन किया जाना चाहिए। मित्र संस्कृति का अध्ययन का मतलब है कि चाइना और रसिया इस प्रकार की जो है उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। या राष्ट्रीय क्षेत्र के आधार पर कि जैसे मान लीजिए कि हम यूएसए का अध्ययन भारत की संस्थाओं से कर रहे हैं, या मैक्सिको का अध्ययन वेनेजुएला से कर रहे हैं, तो इस प्रकार से ये राष्ट्रीय क्षेत्र के अध्ययन कहलाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन का जो अध्ययन है, या जो रिसर्च, जो अपने जो अध्ययन की जो उपागम होगा, दृष्टिकोण होगा, वो क्या होगा। तो सबसे पहले चुनौती उसके सामने आती है अध्ययन का उपागम तय करने से पहले कि क्षेत्र कितना है, किस क्षेत्र के बारे में हम अध्ययन किए जा रहे हैं। तो ये पहला महत्वपूर्ण आता है। दूसरा, इसके अध्ययन के उपागम के बारे में बात की जाती है कि इसमें कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाए, या उपागम अपनाया जाए, या परविधि, या सैद्धांतिक विचारधारा जिसको हम उपागम भी कहते हैं। तो सैद्धांतिक जो विचारधारा है वो कौन सी इसमें प्रयोग की जाए। तो दो प्रमुख चुनौतियाँ जब भी हम अध्ययन का उपागम तय करते हैं तुलनात्मक लोक प्रशासन में, तो हमारे समक्ष दो चुनौतियाँ हैं। पहली चुनौती क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र को लेकर के है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन का क्षेत्र कितना विस्तृत है, कितना छोटा है। दूसरा ये देखा जाता है कि इसमें जो उपागम है उस उपागम का किस प्रकार से। अब तुलनात्मक लोक प्रशासन में हम जब अप्रोचेस की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सब जैसे मान लीजिए कि जिस दृष्टिकोण का या जिसका उसको काम में लेते हैं, हम इस अध्ययन उपागम से मूल चीज़ ये निकालना चाहते हैं कि पहला तो यह है कि हमारा जो अध्ययन है वो मौलिकता हो, उस अध्ययन में मौलिकता हो, या वो अनुभव मूलक अध्ययन हो। दूसरा, उस अध्ययन को हम ये कह सकते हैं कि उसमें सामान्यीकरण की प्रवृत्ति, उसका जनरलाइजेशन किया जा सके। और तीसरा है कि उससे हम कहते हैं कि सिद्धांतों का निर्माण कर सके। इसका तात्पर्य है कि ये तभी जो अध्ययन है वो तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन माना जाएगा, या अध्ययन तुलनात्मक रूप से होगा। तो हमारा का तात्पर्य है कि जो भी उपागम हम काम में लें वो उपागम एम्पिरिकल स्टडी की तरफ उसका रुझान हो। दूसरा ये है कि उस उपागम से जो निष्कर्ष निकले उनका जनरलाइजेशन किया जा सके, जनरलाइजेशन उनका किया जा सके, सामान्यीकरण। और तीसरा है कि थ्योरी या प्रिंसिपल्स जो है वो उनका निर्माण किया जा सके। तो ये अध्ययन उपागम के तय करने के लिए तीन मुख्य बिंदु हैं। अब हम देखते हैं कि तुलनात्मक लोक प्रशासन में सबसे पहला, जैसे मान बात करते हैं तो तुलनात्मक लोक प्रशासन में परंपरागत दृष्टिकोण था, जिसको हम क्लासिकल दृष्टिकोण भी कहते हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण कहते हैं, वर्णनात्मक कहते हैं, संरचनात्मक कहते हैं, बहुत सारे नाम है इस परंपरागत दृष्टिकोण के। तो परंपरागत दृष्टिकोण में
जो है वो सबसे पहली बात आती है कि परंपरागत दृष्टिकोण की क्या विशेषताएं हैं, और इस परंपरागत दृष्टिकोण के माध्यम से या संरचनात्मक कार्यात्मक जो दृष्टिकोण था उसके माध्यम से या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से या वर्णनात्मक दृष्टिकोण, इसको अनेक नामों से जानते हैं, इस परंपरागत दृष्टिकोण की क्या विशेषता रही। तो सबसे पहली विशेषता तो ये है कि ये जो अध्ययन है परंपरागत दृष्टिकोण का, ये संरचनात्मक अध्ययन है। ये एक तरह से संरचनात्मक अध्ययन है। इसमें प्रशासन के जो प्रशासन तंत्र है, इस प्रशासन तंत्र के ढांचे पर जोर दिया गया है कि जैसे मान लीजिए हम सरकार की कल्पना करना चाहते हैं, तो सरकार की कल्पना में हम ये कहते हैं कि सब राज्य होगा, राज्य का प्रमुख कार्यकारी अंग सरकार होगा। अब ये सरकार लोकतांत्रिक हो सकती है, ये सरकार जो है वो क्या कहते हैं उसको राजतंत्री हो सकती है या तानाशाही हो सकती है। अनेक प्रकार की जो सरकार की प्रवृत्तियाँ हैं उसके अनुसार सरकार होगी। और सरकार क्या काम करेगी कि सरकारी कानून व्यवस्था बनाएगी, टैक्स कलेक्शन करेगी, विभिन्न काम संपादित करेगी। तो इस प्रकार से सरकार में कौन कौन लोग होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे, मंत्री होंगे, प्रशासनिक अधिकारी होंगे, ये काम करेंगे। तो एक प्रकार से सरकार का वर्णन है, उस संरचना का, उस ढांचे का वर्णन है। तो परंपरागत जो लोक प्रशासन है वो संरचनात्मक अध्ययन को जोड़ देता है और ये कहता है कि सब प्रशासनिक ढांचे में क्या क्या चीज़ होती है। दूसरा, फिर इस संरचनात्मक दृष्टिकोण में जो होता है वो कानूनी जो पक्ष है उस पक्ष का एक तरह से अध्ययन किया जाता है कि सरकार की क्या प्रवृत्ति है, सरकार क्या करती है, सरकार की क्या योग्यताएं हैं, सरकार के पास में क्या शक्तियां हैं। ये सब जो अध्ययन अध्यापन है उसमें कहता है तो कानूनी पक्ष पर जोर दिया जाता है, उसके प्रशासनिक जो कार्य अंग है उनके वर्णन पर जोर दिया जाता है। फिर है कि इसमें कार्य कुशलता, क्योंकि जितने भी जो परंपरागत दृष्टिकोण के विद्वान हैं, चाहे वो लुथर गुलिक हो, फैयोल हो, उर्विक हो, टेलर हो, इन सब ने कहा कि प्रशासन के अपने सिद्धांत होते हैं और उन सिद्धांत और नियमों के आधार पर प्रशासन को चला सकते हैं, किसी संस्था को चला सकते हैं। और वो जो नियम और तंत्र प्रक्रियाएं जो उन्होंने विकसित की उसका तात्पर्य था कि कार्य कुशलता उत्पन्न की जाए, वो लाई जाए। कहने का तात्पर्य है कि कम खर्च में कार्य को संपादित करना। एक्चुअली क्या था कि जो समय था वो औद्योगिक क्रांति से प्रभावित समय था। अपन 20वीं सदी के प्रारंभ की बात करें या उससे पहले की बात करें, जब लोक शासन का जन्म हुआ था तो वहाँ पर औद्योगिकरण की प्रवृत्ति थी। और औद्योगिकरण ये कहता है, उद्योग में ये नीति होती है कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा कैसे कमाया जाए, कम लागत में चीज़ें कैसे उत्पन्न की जाए, उनको बेचा जाए। ऐसी प्रवृत्ति यहाँ पर भी ला चुकी है कि लोक प्रशासन के द्वारा कम से कम कार्य लागत में अधिक कार्यों को संपन्न या कार्यों को अच्छे से संपन्न कैसे किया जाए, तो कार्य कुशलता का कंसेप्ट आता है। तीसरा फिर ये ऐतिहासिक उसकी दृष्टिकोण की बात करता है कि पिछले जो हमने काम किए, जो पिछले निर्णय लिए, उनके आधार पर या इतिहास या उसके आधार पर हम आगे के निर्णय लेना चाहते हैं हम। तो इस प्रकार से परंपरागत दृष्टिकोण जो था वो कार्य कुशलता की बात करने वाला था, ये वर्णनात्मक था, संरचना पर ध्यान देने वाला था, ये कानूनी उस ढांचे में काम करने वाला था, इसमें कार्य कुशलता पर अधिक जोर दिया गया था। ऐतिहासिक था, ये प्रबंधात्मक था, एक तरह से जो चीज़ों को कार्य कुशलता के माध्यम से कम संसाधनों में अधिक काम करने की या उसको कुशल काम करने की प्रवृत्ति। तो इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि जो परंपरागत दृष्टिकोण था, ऐतिहासिक दृष्टिकोण था, या जो क्लासिकल जो थ्योरी थी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कहा गया था कि प्रशासन के साथ अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, अपने कुछ प्रिंसिपल होते हैं, और इसके लिए और भी गुलिक अनेक विद्वानों ने सिद्धांतों की खोज की। फैयोल ने 14 कहते अपने प्रबंध के सिद्धांत दिए, टेलर ने अनेक प्रकार के अपने सिद्धांत दिए। इस प्रकार से रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सिद्धांत दिए। लूने और मूने ने 29 प्रशासनिक सिद्धांतों की संरचना की। तो वो सब के सब व्यक्ति चाहते थे कि तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन भी इसी प्रकार से परंपरागत या इस क्लासिकल थ्योरी के द्वारा किया जाए, क्योंकि
विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियाँ थी उनमें अलग अलग संरचनाएं अलग अलग प्रकार के काम संपादित करती है, या एक ही प्रकार की जो प्रशासनिक जो संस्थाएं हैं वो अलग क्षेत्र में अलग प्रकार से काम करती है। तो ऐसे प्रकार से मैं तुलनात्मक औसत अध्ययन के लिए ये जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण था, जो परंपरागत दृष्टिकोण था, वो उसकी पूर्ति नहीं कर सका, और इसके लिए नए और अनेक प्रकार के जो दृष्टिकोण है, जो नए दृष्टिकोण है, उनकी गति की बात की गई। तो जो कि परंपरागत दृष्टिकोण जो था वो विभिन्न देशों और विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में किसी भी तंत्र की सफलता या असफलता के बारे में अपनी बात नहीं रख पाया, इसलिए परंपरागत दृष्टिकोण तुलनात्मक विश्लेषण का अध्ययन का उपागम नहीं बन पाया। तुलनात्मक विश्लेषण के अध्ययन के लिए नए उपागमों की खोज की गई। तो इसमें हमने से पहला हम बात करते हैं कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। पिछली बार हमने बात की थी कि तुलनात्मक विश्लेषण की जब हम बात करते हैं तो इसमें 2-3 उपागम महत्वपूर्ण रूप से काम निभाते हैं। जैसे पहला संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, दूसरा जो उपागम है वो पारिस्थितिकी उपागम है, तीसरे प्रकार का जो उपागम है वो व्यवस्था उपागम है। अब इस व्यवस्था उपागम और संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का एक बहुत घनिष्ठ संबंध है, या यूँ कहा जाए तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम जो है वो पूरी तरह से उपागम न होकर के इस व्यवस्था उपागम की उपभाग है। व्यवस्था उपागम की जब हम बात करते हैं, और व्यवस्था उपागम भी जो है वो पारिस्थितिकी के उपागम से प्रभावित है। व्यवस्था उपागम ये मानता है कि प्रत्येक जो संरचना है वो एक व्यवस्था है, प्रत्येक संरचना एक व्यवस्था है, और ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था में अनेक इसके अवयव हैं। जो व्यवस्था है वो केवल एक एलिमेंट से नहीं बल्कि अनेक एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, और जो प्रत्येक अवयव है वो अपना एक प्रकार की विशेष कार्य करता है। अर्थात ये कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक जो व्यवस्था है वो अनेक संरचनाएं उनसे मिलकर के बनी है, और प्रत्येक संरचनाएं अपना विशेष कार्य एक प्रकार से संपादित करते हैं। और ये जो संरचनाएं हैं हम इसको इसे मान लीजिए इस प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे एक सिस्टम S है, सिस्टम S2 है, सिस्टम F3 है, ये सब स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3। इसका तात्पर्य है कि ये फंक्शन 1 करती है, ये फंक्शन 2 करती है, ये फंक्शन 3 करती है, और ये सब के सब एक ही व्यवस्था का पार्ट है। अगर संरचना S है, संरचना 1 है, फंक्शन F कर रही है, संरचना S2 है, फंक्शन F2 कर रही है, संरचना S3 है, फंक्शन F3 कर रही है, तो प्रत्येक संरचना अपना काम करती रहेगी, तो व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि साइकिल बहुत सामान्य संरचना है। जब हम साइकिल की बात करते हैं तो इसे सामान्य संरचना की बात करें, साइकिल का आपने देखा होगा इस साइकिल में आपने देखा होगा कि इसका पहिया होता है, इसके हैंडल होता है, ब्रेक होते हैं, टायर और टायर पहिया की बात है, टायर पहिया इसका ये छोटे 2-3 अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। माना कि संरचना ये है, एक ही संरचना ये है, एक संरचना ये है। संरचना ये S1 है, संरचना S2 है, संरचना S3 है। पहिया जो है वो चलने का काम करता है, इसका मतलब है कि स्पेशल फंक्शन जो F1 कर रहा है। हैंडल जो है वो उसको दिशा देने का काम करता है कभी चलते समय, इसका मतलब ये फंक्शन F2 कर रहा है। ब्रेक है वो उसको रोकने का काम करता है, ये फंक्शन F3 है। तो प्रत्येक संरचना अपना अपना काम कर रही है। इसका तात्पर्य है कि संरचना अगर S1 F1 काम कर रही है, S2 F2 काम कर रही है, संरचना S3 F3 काम कर रही है, तो प्रत्येक संरचना अपना काम करती रहेगी, तो सुचारू रूप से चलती रहेगी। हम इस साइकिल है, इसकी जब अपनी प्रत्येक गतिविधि हो रही है,
अब एक सामान्य मैं बात करता हूँ कि मान लीजिए कि संरचना जो है वो S3 अपना काम नहीं कर रही है। संरचना S3 का काम है ब्रेक। सामान्य रूप से साइकिल का काम चलना होता है, वो गतिमान रहती है। लेकिन आपको पता है कि कई बार जब ऐसी स्थिति आ जाए कि साइकिल को आपको रोकना है और आवश्यक रूप से रोकना है, तो जब आवश्यक रूप से रोकना है और उस समय संरचना S3 जो कि ब्रेक है, इसका काम है रोकना, अगर ये नहीं करती है तो वो जो साइकिल है चलने का काम तो कर रही है लेकिन वो कहीं कहीं टकरा सकती है, उससे आप छोटे हो सकते हो, घायल हो सकते हो। इसका मतलब है कि इस संरचना का जो प्रत्येक अवयव है वो आपस में मिलकर के काम करता है। वो अपना कार्य तो करता ही है, साथ में क्या करते हैं कि वो संरचना की जो अन्य संरचनाएं हैं, व्यवस्था की जो अन्य संरचनाएं हैं, उनसे वो प्रभावित होता है और प्रभावित करता है। अर्थात ब्रेक जो है वो पहिया के या पैडल का विपरीत है, पहिया और पैडल का विपरीत है, लेकिन वक्त आने पर इसकी आवश्यकता होती है, तो यही पहिया को रोकता है। एक दूसरे की विपरीत नेचर या विपरीत प्रकृति के होने के बावजूद भी व्यवस्था में अनेक संरचनाएं विपरीत प्रकृति की होती है, लेकिन उनके जब काम होते हैं उस संरचना को सुचारू सही व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए। इसका मतलब है कि संरचना ये तभी सही तरह से चल सकती है जब इसका प्रत्येक अवयव अपना विशेष कार्य करे। अगर पहिया ये कह दे कि साहब मैं अपने विशेष कार्य चलने का काम नहीं करता हूँ, तो आप चाहे कितने ही पेडल मारिए, कितने ही चेन खींचिए, तो आप उसको चलाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार से आपको लगता है कि मुझे साइकिल रोकनी है और उस समय ब्रेक नहीं काम करता है तो वो साइकिल एक्सीडेंट हो सकता है। तो एक व्यवस्था में अनेक संरचनाएं हैं और वो अपना अपना काम कर रही हैं, लेकिन उनके प्रत्येक काम के प्रत्येक जो F1 F2 है वो संरचना को एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से संबंधित है, ताकि संरचना महत्वपूर्ण काम कर सके। ये व्यवस्था उपागम है और इस व्यवस्था उपागम में ये संरचनात्मक प्रकार की उपागम या इसका अध्ययन प्रणाली कहलाती है कि जब हम किसी व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो व्यवस्था में कितने उसमें संरचनाएं हैं और जो संरचनाएं हैं वो विभिन्न प्रकार के एफ या फंक्शन या प्रकार्य कर रही है या नहीं कर रही। अब ऐसा कई बार आता है, जैसे मान लीजिए कि जब हम तुलनात्मक फंक्शन में आगे अध्ययन करेंगे, जब FW से बात करेंगे, तो हमने देखा है कि एक संरचना अनेक प्रकार के कार्य कर सकती है। जैसे मान लीजिए परिवार है, तो परिवार शिक्षा का काम भी कर सकती है, परिवार सुरक्षा का काम भी कर सकती है, परिवार रोजगार का काम कर सकती है। इसका मतलब संरचना एक है और ये F1, F2 और F3 अनेक प्रकार के कार्य संपादित करती है। और इसी प्रकार से हमने देखा कि एक फंक्शन अनेक संरचना को, जैसे मान लीजिए शिक्षा है, ये एक फंक्शन है, इसके लिए अनेक संरचनाएं हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि हम एक संरचना स्कूल इसके लिए स्कूल को कहते हैं कि स्कूल भी शिक्षा देता है। हम एक परिवार जो संरचना है वो भी शिक्षा देता है। इसी प्रकार से समाज है, वो संरचना S3 है, वो भी शिक्षा देता है। तो हम ये देखते हैं कि एक फंक्शन अनेक संरचनाओं के लिए किया जा सकता है और एक संरचनाओं के द्वारा अनेक फंक्शन किए जा सकते हैं। अगर एक संरचनाएं अनेक फंक्शन करती है तो ये औद्योगिक कृषि का समाज में ऐसा पाया जाता है। जब जब हम बात करेंगे तब ये बात आएगी कि एक ही संस्थाओं को अनेक काम करने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि उनमें विशेषीकरण नहीं पाया जाता है। और विकसित देशों में देखते हैं कि एक काम के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं या संरचनाएं उपलब्ध है। जैसे मान लीजिए कि मेडिकल है, तो मेडिकल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, वेद वेदांग, इस प्रकार से तो अनेक संरचनाएं हमारे पास में उपलब्ध है। तो इस प्रकार से विशेषीकरण पाया जाता है। तो इस प्रकार से संरचनात्मक प्रकार्यात्मक द्वारा हम ये देख सकते हैं कि तुलनात्मक प्रशासन की जो प्रणालियाँ हैं वो विकसित है या अविकसित है, वो औद्योगिक का है या वो कृषि का है, या उस प्रकार से विवर्तित समाज है या वो संपार्श्व समाज है। इस प्रकार के